साहित्य में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है? बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति से कहा गया है या किस जाति का माना गया है? क्वेश्चन इस हिसाब से कुछ आपके सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आरओ के पेपर में एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, बौद्ध साहित्य में, पहले तो ये बात समझिए किस में पूछा गया है, बौद्ध साहित्य में या जैन साहित्य में, सेम एक ही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य को या चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है, क्षत्रिय कहा गया है, सामान्य कुल का कहा गया है या फिर ब्राह्मण कुल का कहा गया है? तो देखिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, क्षत्रिय कहा गया है। तो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं आपके अपने YouTube चैनल तेजस मंत्रा में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज के सीरीज़ में हम लोग अपने इतिहास में जो हम लोग हमारी क्लास थी उसमें हमने मगध साम्राज्य को शुरू किया था। मगध साम्राज्य में जो हमने डिस्कस किया था वो हरेंका डायनेस्टी कर लिया था, यानी कि हरेंक वंश कर लिया था, शिशुनाग वंश कर लिया था और नंद वंश तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तो देखिए, नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है, जैसे कि हमें पता है और मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था इस बारे में कि जो नंद वंश का अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है घनानंद। ओके, घनानंद के दरबार में चाणक्य, या अब ये कह सकते हैं कि जो चाणक्य थे वो घनानंद या नंद वंश के समकालीन थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि चाणक्य इनमें से किसके समकालीन नहीं थे, तो उसमें से इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो घनानंद के दरबार में जब चाणक्य जाते हैं तो चाणक्य घनानंद को ये बात बताने जाते हैं कि विदेशी आक्रमण बिल्कुल तैयार बैठे हैं और वो जो मगध की सीमा है वहाँ तक वो आक्रमण करने वाले हैं। लेकिन घनानंद जो थे वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा एरोगेंट टाइप के थे, मतलब वो उनको ये पसंद नहीं था कि कोई उनको सलाह दे। तो चाणक्य की ये जो सलाह थी उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने चाणक्य का अपमान किया। तो चाणक्य फिर उनको जो है इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए वो उनको ये कह कर जाते हैं, एक कहते हैं ना जैसे चैलेंज देकर जाते हैं कि मैं आपका ये तख्ता जो भी आपका तख्ता है या जो भी आपका साम्राज्य है वो इसको पूरा पलट के रख दूंगा। और इसी का बदला लेने के लिए वो एक व्यक्ति को तैयार करते हैं जिसको इतिहास में हम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नंद वंश के बाद जो अगली कड़ी जुड़ेगी हमारी वो मौर्य वंश की जुड़ती है। मौर्य वंश एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है पहले से ही, लेकिन इसके बारे में एक और ख़ास बात यह है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला भारतीय इतिहास में या हम कहें कि प्राचीन इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में पहला शक्तिशाली और केंद्रीय साम्राज्य कौन सा रहा है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना की थी। अब इसके बाद मौर्य वंश के बाद जो अगला सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीय साम्राज्य या केंद्रीय डायनेस्टी अगर हम लोग देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड डायनेस्टी की बात करें तो मौर्य वंश के बाद सीधा हमें देखने के लिए मिलती है वो गुप्ता डायनेस्टी को कहा जाता है, गुप्ता वंश को कहा जाता है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे इतिहास में भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बेसिक बातें जो मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य वंश, हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश की। तो समझिएगा ध्यान से, मौर्य वंश की जो उत्पत्ति हुई है या जो संस्थापक रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है मौर्य वंश की जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश की जो स्रोत हैं, स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो स्रोत इसके क्या क्या रहे हैं, यानी कि जहाँ से हमें मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या अशोक के बारे में जानकारी मिलती है वो स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो मौर्य वंश थे इनकी जानकारी हमें मिलती है, जो एक सटीक साहित्य माना जा सकता है वो है आपका मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो कि किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक, यहाँ से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक बुक है इंडिका। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें से कहाँ से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो जहाँ से होती है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इंडिका पुस्तक जो कि किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसके अलावा एक बुक है आपकी अर्थशास्त्र, इस बुक से आप सभी परिचित होंगे। अर्थशास्त्र जो है वो किसके रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं आपके चाणक्य। इनके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा डिटेल से और इंडिका के बारे में भी करेंगे। इसके अलावा जैन धर्म या फिर बात करें बौद्ध धर्म, यहाँ से भी के जो साहित्य हैं, जैन धर्म में बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वहाँ से भी हमें जो है जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। इसके अलावा विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण से भी जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जहाँ से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं आज की तारीख में
उसका कोई ना कोई तो सोर्स रहा होगा ना, तो ये सोर्स है, आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि मौर्य वंश आखिर किस जाति के थे, क्योंकि जाति से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में ये फॉलो किया जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि जो मौर्य वंश थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या अशोक थे, ठीक है ना, वो शुद्ध जाति के भी माने जाते हैं, कहीं किसी किसी किताब में उनको ब्राह्मण जाति का माना गया है, कुछ क्षत्रिय। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, या मौर्य वंशी जो राजा थे, उनका जाति, किस जाति से वो संबंधित थे। तो याद रखिएगा कि कुछ साहित्य या कुछ किताबें या कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो मौर्य वंशीय राजाओं को शूद्र मानती हैं, है ना, शूद्र माना गया इनको। अब शूद्र माना गया है, अब आपसे पूछेगा कि किस साहित्य में या किस लेख में या किस अभिलेख में ये माना जाता है कि मौर्य वंशी शूद्र जाति के थे। तो याद रखिएगा, एक तो अभी मैंने बात करी आपसे मुद्रा राक्षस की, मुद्रा राक्षस में जो कि विशाल द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर इनको शूद्र माना गया है ना। दूसरा एक पुस्तक है जिसका नाम है विष्णु पुराण, है ना, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में एक्चुअली क्या बताया गया है? विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो घनानंद की एक रानी हुआ करती थी, उनके पुत्र थे, उनकी रानी का नाम था मुर्रा। तो मुर्रा की वजह से, क्योंकि इनकी अगर इस तथ्य के हिसाब से चलें तो ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये घनानंद के एक रानी के बेटे थे, ओके, इसीलिए इनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है। मुर्रा जाति से थे, इनकी माता का नाम मुर्रा था, तो इसीलिए इनको चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है और इनको शूद्र माना गया है, ठीक, इसीलिए इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखा गया। और याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी बनता है कि मौर्य वंश का राज्य प्रतीक क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। राज्य प्रतीक इनका क्या था? मोर पंख या मोर। राज्य चिन्ह इनका क्या था? तो राज्य चिन्ह आपसे अगर पूछ लें तो आप बताएंगे मोर था, ठीक है। तो ये भी एक तथ्य है। इसके अलावा उनको कुछ किताबों में क्षत्रिय कहा गया है, कुछ साहित्यों में या कुछ सोर्सेस में इनको क्षत्रिय कहा गया है। किस किस में? एक तो जैन साहित्य में कहा गया है, जैन साहित्य में इनको माना गया है, ओके। और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ये मानना था कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, चूँकि, है ना, जैन धर्म के अनुयायी थे, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय थे, ठीक है। इसके अलावा जस्टिन एक राइटर हुए हैं, यूनानी राइटर थे, क्या नाम था उनका? जस्टिन। जस्टिन के अनुसार ये सामान्य कुल के भी माने जाते हैं, तो सामान्य कुल के इनको माना गया है किसके द्वारा? यूनानी लेखक जिनका नाम था जस्टिन। क्या नाम था? जस्टिन। तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई। इनके वर्ण के बारे में भी बात कर ली हमने और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं और देखेंगे मौर्य वंश में अपने को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। और जैन साहित्य में तो ये भी बताया गया है कि इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके पिता मोर पालने वाले थे, यानी कि जो उस ज़माने में जो मोर पाला करते थे उनके मुखिया की संतान थी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है, इसके बारे में सटीक जानकारी हम नहीं कह सकते, लेकिन सवाल यह है कि एग्जाम में अगर आएगा तो हम लोग क्या मानेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर जो आपके राइटर्स हैं या जो इतिहास के सोर्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इनको शूद्र ही माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर राइटर का नाम दे दिया, जैसे कि आपसे यही पूछ लिया कि जो जस्टिन है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे, तो आप उसका आंसर सामान्य कुल का दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो आगे हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश अपने को कौन कौन से राजा पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो एक हेडिंग बना सकते हैं आप, मुख्य या प्रमुख शासक। प्रमुख शासक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ 3 नाम आएंगे जो आपको पढ़ने हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक आपको बिंदुसार की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। और एक आपको जो है यहाँ पर अशोक की जानकारी होनी चाहिए, और अशोक के बारे में तो आपको वैसे भी हल्का फुल्का पता ही होगा। क्या सिर्फ यही 3 राजा रहे हैं? नहीं, इसके बाद भी राजा आए हैं, लेकिन वो इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि एग्जाम में वो नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन इन तीनों के बारे में क्वेश्चन जो है अच्छे खासे देखने के लिए मिलते हैं। और अशोक के बारे में तो एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है कोई ना कोई, इसके अभिलेख से या स्तंभ लेख से या शिलालेख से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल चंद्रगुप्त और बिंदुसार की बात करेंगे, क्योंकि अशोक के लिए एक ही वीडियो में, आज ही की वीडियो में कंप्लीट कराना मुश्किल होगा, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो करूंगा अशोक के लिए, क्योंकि अशोक से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे देखिए क्वेश्चन को। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं इनके बारे में वो बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे पहले हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 322 BC से लेकर 298 BC तक इसका कार्यकाल माना जाता है ना। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, है ना। ये ईसा पूर्व की घटनाएं चल रही हैं, तो 322 से लेकर 298 तक का इनका कार्यकाल माना जाता है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनके माता पिता के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि इनकी सटीक जानकारी नहीं है। कोई कहते हैं कि मुर्रा की संतान थे, जो कि घनानंद की रानी थी। कुछ कहते हैं कि ये मोर पालने वाली एक जाति हुआ करती थी उस समय, उसके मुखिया की ये संतान है। तो इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि इनके चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम हैं जो कि इतिहास में चलते हैं। एक है सेंड्रोकोटस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंड्रोकोटस इसी का नाम माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही। और उसके बाद एक नाम है एंड्रियोकोटस, ठीक है, एंड्रियोकोटस। और एक नाम आपको याद रखना है सेंड्रोकोप्टस। ध्यान रखिए, ये सेंड्रोकोटस है और यह सेंड्रोकोप्टस। ये 3 नाम जो हैं ये आपको याद रखना है। किसके नाम है? तीनों के तीनों चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सेंड्रोकोटस नाम किसने दिया है या किसने ये पहचान की है। देखिए, पहचान करना अलग चीज़ है, लेकिन सेंड्रोकोटस जो नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो किसने दिया है, किस राइटर ने दिया है? तो याद रखिएगा, ये आंसर होगा आपका जस्टिन ने। जो यूनानी लेखक था जस्टिन, उसी ने ये कहा है कि जो सेंड्रोकोटस है ये चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके अलावा एंड्रियोकोटस नाम किसने सजेस्ट किया है अपनी किताबों में? तो इनका आंसर होगा आपका एप्पियानस और प्लूटार्क। ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ आपको। आपसे सीधा क्वेश्चन बनता है कि एंड्रियोकोटस चंद्रगुप्त का नाम किस इतिहासकार ने दिया है, तो किस इतिहासकार ने अपने लेखों में लिखा है? तो आप बताएंगे प्लूटार्क और एप्पियानस, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, सेंड्रोकोप्टस की बात करें तो सेंड्रोकोप्टस जो नाम दिया था, ये दिया था आपके क्या बोलते हैं हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, हाँ वहीं रख दो उसको। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सेंड्रोकोटस जस्टिन ने दिया है, जस्टिन है ये, जस्टिक नहीं है, जस्टिन, ठीक है। उसके अलावा एप्पियानस ने कहा है इसका नाम एंड्रियोकोटस है। और सेंड्रोकोटस जो नाम दिया था, सेंड्रोकोटस भी एक यूनानी लेखक थे, उनका नाम आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका नियार्कस, ओके। क्या नाम था? नियार्कस। तो ये दोनों यूनानी लेखक थे, नियार्कस, एप्पियानस और प्लूटार्क, ठीक। अब देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, नाम से संबंधित क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त कहाँ लिखा गया है? तो चंद्रगुप्त जो नाम है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम है, ये हमें मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। किससे मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से इनका नाम क्या प्राप्त होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंड्रोकोटस, एंड्रियोकोटस और आपके सेंड्रोकोप्टस, ये तीनों नाम चंद्रगुप्त के ही हैं, ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सेंड्रोकोटस, एंड्रियोकोटस और आपके सेंड्रोकोप्टस, ये तीनों नाम जो है चंद्रगुप्त के ही हैं। ये बात कही थी आपके किसने? सर विलियम्स ने, सर विलियम जोन्स ने ये बात कही थी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उन्होंने क्या पूछा है। अगर आपसे पूछेगा सेंड्रोकोटस, तो आंसर होगा जस्टिन, एंड्रियोकोटस एप्पियानस प्लूटार्क, सेंड्रोकोप्टस नियार्कस, चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन ने लिखा था। लेकिन ये तीनों नाम चंद्रगुप्त से ही इनकी पहचान किसने डिक्लेयर की? तो वो थे आपके सर विलियम्स जोन्स। 1773 की आई थिंक बात है, 1778 की बात है, जब सर विलियम्स जोन्स ने कहा कि ये तीनों नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में, थोड़ा सा इनके बात करते हैं आगे चंद्रगुप्त मौर्य की। ये तो नाम से संबंधित बात हो गई, आगे चलते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो क्या थी। एक तो नाम से संबंधित क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इसकी जो राजधानी थी, राजधानी इसकी पाटलिपुत्रा ही थी, है ना। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। तो एक एक करके हम लिखते चलते हैं। इसकी जो राजधानी थी
राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा इनकी राजधानी थी, नंबर 1। दूसरी बात हम बात करें तो इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर, इसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। अब ये इतना हाईलाइट क्यों है? निकेटर को हराया था, को पराजित किया था। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सेल्यूकस निकेटर था कौन? याद रखिएगा, ये सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, पहली बात। सिकंदर की मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस जो था ये बेबीलोन का अगला शासक बनता है, बेबीलोन का शासक बनता है। ठीक है, अब जब बेबीलोन का शासक ये बनता है तो चूंकि सिकंदर का सपना था पूरे भारत को जीतना, तो उसी सपने को पूरा करने के उद्देश्य से सेल्यूकस भी भारत की तरफ जो है हमले की प्लानिंग करता है। और जब हमले की प्लानिंग होती है तो इसका सामना होता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी के पास जो है इसका सामना होता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर जो है वो विजयी हो जाता है और ऐसा माना गया है कि सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर हार जाता है। अब इसके बाद क्या होता है समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको लिंक करके चलना है। जब चंद्रगुप्त से इसका जो युद्ध होता है, और ये युद्ध की जो घटना है लगभग 302 ईसा पूर्व में ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो युद्ध है, ये वाला जो युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, ये 302 BC में हुआ। इसकी डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। 302 BC में ये घटना हुई थी। अब उसके बाद क्या होता है समझिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त से सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। सेल्यूकस यहाँ पर हारेगा और चंद्रगुप्त की यहाँ पर विजय होगी, ठीक। और टाइम आएगा आपका 303 BC का। 303 BC में क्या होता है, संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। यहाँ पर क्या होती है, संधि होगी। किस किस के बीच में? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में। अब इस संधि में क्या होता है कि जो निकेटर है यानी कि सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस, चलो इसको मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से समझते हैं इसको। एक सेकंड। 303 BC में ये संधि होती है। 303 में क्या होती है? संधि होती है। अब इस संधि में क्या क्या चीज़ें होती है समझिएगा ध्यान से। देखिए, एक तो ये होता है पहली चीज़ कि हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है, और ये हेलेना कौन है? सेल्यूकस की बेटी है। तो सेल्यूकस की पुत्री, इसका नाम क्या था? हेलेना, ठीक है। क्या नाम था? हेलेना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, से विवाह। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, 4 राज्य जिनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 4 राज्य दहेज में दिए जाते हैं। दहेज में दिए गए कौन कौन से? देखिए, ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है आपका मकरान, ठीक है। एक है आपका हेरात, एक है आपका काबुल, अफगानिस्तान वाला काबुल, ठीक। और एक आपका कंधार या कांधार इसको बोलते हैं आप। ये 4 राज्य जो हैं सेल्यूकस के द्वारा दहेज के रूप में दिए जाते हैं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्या होता है और समझिए, और सेल्यूकस को क्या क्या देना पड़ता है? एक तो बेटी से शादी हो गई, 4 राज्य भी दे दिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तो सेल्यूकस निकेटर देता है। और यहीं पर एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ चूँकि इधर दिखाई नहीं देगा आपको। इधर एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा, ये तीनों चीज़ें हैं सेल्यूकस के द्वारा दी गई। याद रखिएगा, यहीं पर उपहार के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य क्या देता है? 500 हाथी देता है। 500 हाथी यहाँ पर दिए जाते हैं,
उपहार में किसको दिए जाते हैं? सेल्यूकस को। तो ये तो चंद्रगुप्त ने दिए, लेकिन ये तीनों चीज़ें सेल्यूकस के द्वारा दी जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। अब देखिए, इसके अलावा आपको क्या बात याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में, ठीक है, अपने जीवन काल में जो मौर्य वंश था, यानी कि जो मगध साम्राज्य की बात चल रही है, तो मगध साम्राज्य को काफ़ी विस्तारित कर लिया था। अब देख सकते हैं काबुल से लेकर माना जाता है कि दक्षिण तक, दक्षिण के मैसूर तक पूरी तरह से मौर्य वंश फैल चुका था। तो एक ही राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए इसको केंद्रीय साम्राज्य कहा जाता है भारत के इतिहास में, वो भी पहला। इसके बाद जो हमें ये जो व्यवस्था दिखाई देती है वो गुप्ता वंश में जाकर दिखाई देती है। उस बीच में इस तरह का कोई राजा, इस तरह का कोई वंश नहीं आया जो कि इतना बड़ा, विशाल भी था और केंद्रीय भी था, केंद्रीयकरण के रूप में ये काम करता था। सेंट्रलाइज्ड एक डायनेस्टी इसको मानी जाती है। अब समझिएगा दूसरी बात, चंद्रगुप्त के बारे में एक बात तो ये हो गई कि सेल्यूकस निकेटर से इसका विवाह होता है। दूसरा याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरी बात, इसकी जो मृत्यु होती है वो भी याद रखिए, मृत्यु कैसी होती है इसकी? संलेखना विधि से होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, संलेखना विधि से होती है। संलेखना विधि जो है ये इसमें उपवास विधि भी इसको बोलते हैं। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अन्न त्याग देता है और धीरे धीरे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो विधि है ये जैन धर्म से संबंधित है, इसीलिए जैन धर्म का अनुयायी इसको माना जाता है। और जीवन के अंतिम समय में, याद रखिएगा, जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में ये कहाँ चला जाता है? कर्नाटक चला जाता है। कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक के एक जगह पड़ती है श्रवणबेलगोला। क्या नाम है? श्रवणबेलगोला। मैसूर के पास पड़ती है श्रवणबेलगोला। किसके साथ जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ जाते हैं भाई? ये जाते हैं अपने जैन गुरु थे इनके, भद्रबाहु। कौन थे ये? जैन गुरु थे। क्या नाम था इनका? भद्रबाहु। इनके साथ, ठीक है, के साथ। तो आप कह सकते हैं कि जो अंतिम समय था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो इन्होंने किनके साथ बिताया था? वो इन्होंने बिताया था आपका भद्रबाहु जैन धर्म के अनुयायी जो थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग और बिंदुसार की बात करते हैं। ठीक है, बिंदुसार की बात करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है थोड़ा सा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक का नाम आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बनता है तो आप सीधा याद रखेंगे बिंदुसार। और बिंदुसार के जस्ट बाद में इनके पुत्र आते हैं अशोक द ग्रेट, जिनको हम लोग अशोक द ग्रेट बोलते हैं, वो इन्हीं के सुपुत्र थे बिंदुसार के। तो हम बात करेंगे बिंदुसार की। 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की उन्होंने संलेखना विधि से, जो है जैसे हमने अभी पढ़ा, संलेखना विधि से वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। और उसके बाद जो मौर्य वंश की जो उत्तराधिकारी होता है, मौर्य वंश का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? बिंदुसार होता है। अब बिंदुसार के बारे में कुछ बातें हैं जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे बिंदुसार, सबसे पहले इनके नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 298 BC से लेकर 273 BC तक इनका कार्यकाल है। राइट, अब बात करते हैं इनके नाम से संबंधित, इनके नाम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। देखिए, इनके कई सारे नाम हैं, अलग अलग साहित्यों में या स्रोत में इनके नाम अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन एक नाम आपको याद रखना है। इनका एक नाम है अमित्रघात। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अमित्रघात किसका नाम था? तो हम बताएंगे बिंदुसार का। और अमित्रघात का मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक, शत्रुओं का नाश करने वाला, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा इनको सिंहसेन भी कहा गया है। सिंहसेन कहाँ कहा गया है इनको? सिंहसेन कहा गया है जैन धर्म के अंदर। जैन धर्म के जो साहित्य हैं वहां पर जो वर्णन मिला है बिंदुसार का, वो सिंहसेन के नाम से मिला है। इसी के साथ साथ याद रखिए इनका एक अन्य नाम भी था जिसको हम लोग कहते हैं भद्रसेन। ठीक है, भद्रबाहु नहीं है, भद्रसेन है, याद रखिएगा, भद्रसेन। तो भद्रसेन भी इनका नाम देखा गया है। अच्छा, समझिएगा एक बात, ऐसा कहा जाता है कि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था तभी इनकी माता का देहांत हो गया था, और जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माथे के बीचों बीच एक बिंदु की आकृति का एक निशान था, जिसकी वजह से इनको बिंदुसार इनका नाम पड़ा। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो बिंदुसार के बारे में एक बात बहुत ध्यान रखें कि एक सीरिया के शासक थे। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, सीधा सीधा क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट भी होती है। सीरिया के किस शासक ने? जैसे सीरिया के एक राजा हुए जिनका नाम था एंटियोकस प्रथम। क्या नाम था? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम जो थे, ठीक है, इन्होंने इनसे मतलब आपके बिंदुसार ने इनसे 3 चीजों की डिमांड की थी।
मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। जैसे 3 चीज़ों की डिमांड की थी, वो क्या क्या था? जी, तो हम बात करते हैं एंटियोकस से जो है 3 चीज़ों की डिमांड जो है वो की थी किसने? बिंदुसार ने। उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक है सूखे अंजीर, सूखे अंजीर, ठीक है, सूखे अंजीर, और एक मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, और एक तीसरी चीज दार्शनिक। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि सीरिया के या यूनानी शासक, इसको इनको यूनानी शासक के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस यूनानी शासक से बिंदुसार ने सूखे अंजीर की मांग की थी उपहार के रूप में, या मांगा था? तो आप क्या बताएंगे? एंटियोकस प्रथम से मांगा था। अब ये भी सवाल आता है कि क्या उन्होंने दिया था? जी, उन्होंने ये तीनों चीजें नहीं दी, लेकिन 2 चीजें दी थी। सूखे अंजीर दिए थे और मीठी मीठी मदिरा जो थी, है ना, वो मतलब बिंदुसार को भेजी थी। इसके अलावा मिस्र के एक जो शासक थे, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। मिस्र के शासक थे आपके, जिनका नाम था मिस्र के राजा, जिनका नाम था टॉलमी सेकंड। क्या नाम था? टॉलमी सेकंड। इन्होंने भी एक राजदूत भेजा था। इनके राजदूत का नाम था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, डियानीसियस, डियानीसियस, ठीक। ये नाम थोड़ा यूनानी है, इसे थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखें। कौन थे ये? राजपूत, वो थे राजदूत, राजदूत थे जो मिस्र के राजा ने इनके दरबार में भेजा था, ठीक है। और क्या बात पूछी जा सकती है इनके बारे में? एक ये बात पूछी जाती है कि सबसे बड़ी जो मंत्री परिषद होती थी वो किसके टाइम पर थी? तो सबसे बड़ी मंत्री परिषद, मौर्य वंश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। मौर्य वंश में सबसे बड़ी मंत्री परिषद भी इन्हीं के पास थी, इन्हीं के समय में थी, इन्हीं के समय में, ठीक है, इन्हीं के समय में, इन्हीं के समय में सबसे बड़ी ठीक है मंत्री परिषद हुआ करती थी, मंत्री परिषद हुआ करती थी कि लगभग 500 सदस्य की, ठीक है। और याद रखिएगा इनकी मंत्री परिषद के प्रमुख कौन हुआ करते थे? जैसे चाणक्य होते थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, इसी तरीके से जिनके मंत्री परिषद इनके प्रमुख कौन थे? इनके प्रमुख थे खल्लाटक। कौन थे? खल्लाटक। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। बिंदुसार से एक तो नाम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और एक ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये अक्सर करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 273 BC में हो गई थी। बस इनके बारे में ज्यादा फैक्ट्स नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं, इतनी बातें आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली बिंदुसार के बारे में। कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको और बता देता हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे चाणक्य के बारे में आपसे क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि चाणक्य जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। और जो बुक उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, है ना, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, उस किताब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करें चाणक्य के बारे में, तो इनको कई नाम से जाना जाता है। इनको हम लोग विष्णुगुप्त, इनका वास्तविक नाम क्या था पहले याद रखें। इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम जो था वो क्या था? वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त, राइट, विष्णुगुप्त का वास्तविक नाम था। अच्छा, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इनका नाम कौटिल्य भी है ना, कौटिल्य भी इनको कहा जाता है, इनको ही कौटिल्य ही कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, अर्थशास्त्र। पहले तो कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स की बातें की गई होंगी, नहीं, इसमें इकोनॉमिक्स की कोई बात नहीं की गई है। ये बुक जो इसका सेंट्रल आइडिया है, या हम बात करें इस बुक में जो मेनली बताया गया है वो थी एक लोक प्रशासन की किताब। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र इनमें से किस विषय की बुक है, तो आप बताएंगे लोक प्रशासन की बुक है, ये ऑप्शन में भी था, तो आप याद रखेंगे लोक प्रशासन, ठीक है। लोक प्रशासन की किताब जो थी वो अर्थशास्त्र थी। अच्छा, अर्थशास्त्र के बारे में एक बात और आप ध्यान रखें कि कितने खंडों में विभाजित थी, है ना, कितने खंडों में, तो आप याद रखेंगे 15 खंडों में विभाजित थी, 15 खंडों में विभाजित थी। इसी में दिया गया था सप्त सिद्धांत, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये इनको बोलते हैं राज्य के 7 अंग, या राज्य के 7 अंग होने चाहिए, या 7 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इनके बारे में थोड़ा एक बार नजर मार लेते हैं। जैसे कि एक मानव शरीर से तुलना की गई है किस चीज की? किसी भी राजा को जो प्रशासन चलाना होता है, किसी भी राज्य में शासन करना होता है, तो उसको अपना राज्य चलाने के लिए 7 अंगों की जरूरत पड़ती है, जो कि बताया गया है अर्थशास्त्र की किताब में, और इसी को सप्त सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो राजा होता है, ठीक है, वो मानव शरीर से तुलना की गई है, वो होता है आपका सिर के समान, मतलब शरीर में जो सिर का रोल होता है वो राजा होता है, ठीक है। एक होता है अमात्य की तुलना की गई है आपके आंखों से, आंखों की तुलना अमात्य से की गई है, ठीक है।
आंखों से, या आंख या आंखों से, है ना, इसको लिख देता हूं मैं, आंखों से, और इसकी तुलना की गई है सिर से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कान की। जो कान की तुलना की गई है वो मित्रों से की गई है, मित्र से की गई है। ठीक है, मुख की बात करें तो मुख की जो तुलना है, तो फिर से उल्टा लिख देंगे, ओके, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। तो मित्र की तुलना किससे की गई है? मित्र की तुलना की गई है कान से, राइट। अच्छा, मस्तिष्क, मस्तिष्क की जो तुलना की गई है, मस्तिष्क की तुलना जो की गई है वो की गई है सेना से। ठीक है, और हाथों की तुलना, फिर से मैं ऊपर लिख दिया, सेना की तुलना की गई है कान से। ठीक है, सेना की तुलना की गई है आपके मस्तिष्क से, मस्तिष्क से। ठीक है, अच्छा जी, बात करते हैं कोश। कोश की जो तुलना की गई है वो मुख से की गई है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करें तो नेत्रों की तुलना आंखों की हो चुकी है सिर से, राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोश, और 6 नंबर पे जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, अंग बताया गया है, वो है दुर्ग। और दुर्ग की तुलना जो की गई है वो की गई है बाहों से, जिनको हम बाजू बोलते हैं, शरीर में जो बाजू होती है हमारी, उसकी तुलना की गई है। एक होते हैं आपके जांग, इसको हम लोग जो 7वां अंग है वो है जनपद, और इसकी तुलना की गई है जांघों से। तो भाई कई बार क्या होता है, डीप अगर क्वेश्चन आ गया तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में दिए गए सब सिद्धांतों में मित्र की तुलना किस चीज से की गई है, तो अब याद रखेंगे कान से जो है इसकी तुलना की गई है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को राज्य के 7 अंग भी कहा जाता है, और इसी को सब सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चाणक्य के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अच्छा, एक चीज को ध्यान रखिएगा भाई, जो आपके चाणक्य थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली भी इन्हीं को कहा जाता है, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट किताब, जो कि जिसका संबंध मौर्य वंश से तो है ही, और हमारे इतिहास में भी उसका काफी रोल है, जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। चलिए इंडिका के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिका को लिखा किसने था। इंडिका की बुक के बारे में पहले आप समझिए कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें मौर्य वंश की शासन व्यवस्था को दर्शाया गया है। शासन व्यवस्था को, मौर्य वंश की शासन व्यवस्था इसमें दिखाई गई है। दूसरा, इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज। अभी मेगास्थनीज वही है जो कि मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो थे इनके राइटर थे। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि इंडिका जो किताब है, ठीक है, ये किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज कौन थे? ये इनको भेजा गया था जब, याद कीजिए मैंने भी पिछले भी बताया आपको कि 305 में, है ना, 305 में बीसी में जो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और आपके सेल्यूकस निकेटर के बीच में, तो वहां पर सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, सिंधु नदी के पास युद्ध हुआ था। और उसके बाद जो है जब संधि हुई, है ना, संधि जब हुई थी तो उस संधि में सेल्यूकस निकेटर ने उसकी पुत्री का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ऐसा कहा जाता है कि जो सेल्यूकस निकेटर थे उन्होंने जानबूझकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, है ना, ये जानने के लिए कि आखिर शासन में चल क्या रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं गुप्तचर के रूप में भी इनको भेजा गया था। और यहां पर इन्होंने किताब लिखी थी इंडिका, जो कि बताती है क्या, मौर्य वंश की शासन व्यवस्था के बारे में। अच्छा, इसकी भाषा भी एग्जाम में पूछी गई है कि इंडिका किस भाषा में अपने वास्तविक रूप में थी, तो आप बताएंगे ग्रीक भाषा में थी। किस भाषा में थी? ग्रीक भाषा में थी। और इंडिका जो किताब है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सैंडोकोटस जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो इसी किताब में मिलता है ना, सैंडोकोटस। ठीक है, सैंडोकोटस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। सैंडोकोटस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त का नाम इंडिका में किस नाम से लिखा गया है, तो आप बताएंगे सैंडोकोटस। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, शायद वो पीछे मिस हो गया, कि चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त कहां पर है, तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख में। उसको ऐड कर लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिए जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा था? ये लिखा था रुद्रदामन ने। तो यहां पर इस जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, इसी में चंद्रगुप्त के नाम से पहचान मिलती है। ठीक है, पहचान मिलती है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3 नाम तो वो थे और चौथा नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये एग्जाम में पूछा चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा लिख देता है इसको,
चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ एक्चुअली में देखने के लिए मिला है? तो जूनागढ़ में। इसके अलावा 3 नाम मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है, सेनोपोलिस मिला के। चलिए, इंडिका के बारे में ये बात आपको ध्यान रखनी है। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था से बताई गई है, ग्रीक भाषा में थी। और सेनोपोलिस, चंद्रगुप्त का जो नाम हमें पढ़ने को मिलता है ना, वो जो कि आपके जस्टिन ने इसकी तुलना जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की है, तो वो यही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, इसमें एक बात और बताई गई है इंडिका में कि चंद्रगुप्त के चारों ओर, ठीक है, महिला अंगरक्षक हुआ करती थी। चारों ओर महिला अंगरक्षक हुआ करती थी। ये बात जो है इंडिका में बताई गई है। अब ऐसा क्यों था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।